तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं? सभी बच्चे अच्छे हैं। और आप लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दी प्योर एजुकेशन के चैनल पे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता है बच्चा, हम जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पेपर हमारा 2022 का जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो आने वाला है, जो आएगा, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो मजबूत बने और एक भी प्रश्न जो है वो छूट ना पाए एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स उन लोगों को बता दूं बच्चा, ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लिया है। विटामिन्स जो मैं पार्टिकुलर बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है सभी चैप्टर्स, जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनका मिक्सिंग फॉर्म में वीडियोस को अपलोड कर दिया है, ठीक ना। पर अभी आप लोगों को मिक्सिंग नहीं देखना है। अभी क्या करना है, मिक्सिंग आप लोगों को नहीं देखना है। जो मैं पार्टिकुलर वाइज करवा रहा हूँ ना, जैसे विटामिन करवाया, उसके बाद मैंने क्या करवाया था, उसके बाद मैंने करवाया था आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था। उसके बाद मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था। उसके बाद क्या करवाया था, उसके बाद मैं डिजीज़ करवाया हूँ, ठीक ना। डिजीज़ के जितने प्रश्न, जितने भी रोग के प्रश्न है, जितने भी पाचन तंत्र के जो प्रश्न थे, उसको करवाया था, ठीक ना। और बेसिकली बच्चा, आज जो है हम लोग क्या करने वाले, आज जो है सेल के प्रश्न करने वाले हैं। आज जो है वो क्या करने वाले हैं, सेल चैप्टर के प्रश्न करेंगे। और जो मैं करवा रहा हूँ ना बच्चा, जो मैं करवा रहा हूँ वही आएगा पेपर में, उससे हट कर नहीं आएगा, ठीक ना। उससे हट कर नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि पी वाई क्यू का भी मिक्सिंग है। पी वाई क्यू, और जो पी वाई क्यू को देखते हुए जो प्रश्न को बनाया जा सकता है एग्ज़ाम्स में, उसके रिलेटेड हम लोग करवाते हैं। एक बात और, सभी पुराने बच्चे जो हैं करते ही हैं प्रैक्टिस। जितने भी नए बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रैक्टिस साथ साथ में करते चाहिए, जा ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो अच्छा हो सके। और लास्ट बात ये है कि हमारा जो टारगेट है बच्चा 1K का, हमारा क्या टारगेट है, 1K का टारगेट है, ठीक ना। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, और क्या करेंगे, लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। लाइक करना वीडियोस को कोई नहीं भूलेगा, ताकि जो है हम 1K सब्सक्राइबर को पूरा कर कर, ठीक ना, हम यूट्यूब पर लाइव आ सके। और जैसे मैं आप लोगों को अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, वो लाइव पढ़ा सकूँ। लाइव पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। आप लोग फटाक फटाक उधर से आंसर देंगे, हर एक प्रश्न का क्वेश्चंस पूछेंगे, इधर से जवाब सुनेंगे, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। हर एक जो कंसेप्ट से आप लोगों का क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का कोई नहीं होगा। तो चलिए बच्चा, आज जो है आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जो पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं वो तो इस प्रश्न का आराम से आंसर दे सकते हैं, पर जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो भी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का जवाब देने का। उन्होंने क्या पूछा है, जीवों की, ठीक ना, जीवों की मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है जीवों की, यानी कि सिंपल पूछा जा रहा है कि जो जीव होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट क्या है, जीवों की सबसे छोटी यूनिट क्या है जिनसे जीव निर्माण हुए हैं। इस प्रश्न का सेंस ये कहता है कि सबसे वो छोटी सी यूनिट कौन सी यूनिट है, कौन सी यूनिट है जिससे जीवों का निर्माण हुआ है। तो आप लोगों को पता है बच्चा, जीव हो या मनुष्य हो, ठीक ना, सभी का निर्माण जो है बच्चा वो किससे हुआ है, सेल से हुआ है। इसलिए हम लोग इस सेल को क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इस सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए कहते हैं कि जीवन की जो मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है, ठीक ना। मैंने जब सेल पढ़ा रहा था तो पहला ही लाइन जो डेफिनेशन के रूप में सेल का लिखवाया था वो मैंने यही लिखवाया था, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे जो हैं हमारा पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। जो बच्चे जो हैं हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल हमें कर सकते हैं, ठीक ना। इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा ऑलरेडी एक पेड कोर्स जो है बच्चा वो शुरू हो चुका है, जो पैरामेडिकल 2022 को टारगेट कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है प्रश्न। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइएगा, कोशिका के अध्ययन को
क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बच्चा साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। और हिस्टोलॉजी बच्चा कहा जाता है, हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? और डर्मेटोलॉजी क्या होता है? ओरिएंटोलॉजी क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, और हर एक बच्चा कमेंट करेगा। आज कल क्या हो रहा है बच्चा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप लोग अच्छे से तरीके से पढ़ाई नहीं करते। कमेंट करिए, प्रश्न को पढ़ना है और सही तरीके से जवाब देना है, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, ये जो हिस्टोलॉजी है बच्चा, वो होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतक की अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? साथ साथ में कॉपी लगाइए और लिखते चलिए कि हिस्टोलॉजी को स्टडी ऑफ टिश्यू कहा जाता है। ये नहीं है कि स्टडी ऑफ सेल पूछ रहा है तो स्टडी ऑफ सेल ही पूछेगा। मैंने जो एक बताया है कि हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाएगा, ठीक ना। और आगे ऑप्शन सी ऑप्शन क्या कह रहा है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है बच्चा स्टडी ऑफ स्किन को, ठीक ना। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, त्वचा के। और इसके अध्ययन से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना। स्टडी ऑफ स्किन कहाँ से रहेगा? स्टडी ऑफ स्किन। और अध्ययन से एक प्रश्न पक्का आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को छोड़ कर नहीं जानना है, ठीक ना। और फोर्थ जो ऑप्शन है ओरिएंटोलॉजी। ओरिएंटोलॉजी होता है बच्चा स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी करना क्या होता है? ओरिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। आप लोगों को भूलना नहीं है, साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अध्ययन, सॉरी स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे मूव करिए। ये क्या कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड ऑप्शन है ल्यूनहॉक। और फोर्थ ऑप्शन है नन। नन का मतलब होता है इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा? आप लोग कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर ये तो दिया गया है कोशिका का खोज किसने किया है, पर यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। एक रॉबर्ट हुक है और ल्यूनहॉक है, क्योंकि इन दोनों ने ही कोशिका का खोज किया है। एक ने मृत कोशिका का खोज किया है, रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका का खोज किया है, और ल्यूनहॉक साहब ने जीवित कोशिका का खोज किया है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या देंगे? अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछा जाता है और दोनों ऑप्शंस रखा जाता है और सिर्फ ये पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो सिर्फ जो है आप लोग, अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई जीवित या मृत कोशिका का बात नहीं हो रहा है और दोनों ऑप्शंस आप लोगों को दिया गया है, रॉबर्ट हुक भी और ल्यूनहॉक भी, तो आपको पता है किसके साथ जाना है? आपको रॉबर्ट हुक के साथ जाना है। आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो रॉबर्ट हुक होगा। आप लोगों को यही काम करना है एग्जाम्स में। अगर ये प्रश्न बनाया जाता है तो एग्जाम्स में आप लोग ये आंसर टिक करिएगा, आपका राइट होगा 100%। ये आंसर जो है राइट है, ठीक ना, परफेक्ट आंसर ही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा, यानी कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ इन द सेल। रॉबर्ट हुक साहब ने, जिसने मृत कोशिका का खोज किया था, उन्होंने कोशिका को, सेल को सबसे प्रथम कहाँ देखा, सबसे पहले कहाँ देखा? पहला ऑप्शन है कॉर्क, ठीक ना। कॉर्क आप लोगों को पता है ना, छाल कहा जाता है, पेड़ की जो छाल होती है उसी को कॉर्क कहा जाता है, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन है मिट्टी यानी सोयल। थर्ड ऑप्शन है दांत यानी कि तेथ। और फोर्थ ऑप्शन है जल यानी कि तेथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी बच्चे अभी कमेंट, वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्क, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्क। रॉबर्ट हुक द्वारा जो मृत कोशिका का खोज किया गया था वो कॉर्क में किया गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ प्रश्न क्या कह रहा है? सेल वॉल क्या लिखा? कोशिका, नहीं गलत हो गया बच्चा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इंग्लिश में मिस्टेक हो गई है, लिख लीजिएगा, इसको हटाइए, सेल वॉल हटाइए। यहाँ पर आप लोग ये बताइए मुझे, सेल इज मेड अप ऑफ अ लिटिल वर्ड। सेल जो है एक लिटिल वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लिटिल नहीं होगा, सेल वर्ड, यानी कि सेल वर्ड इज मेड अप ऑफ अ लैटिन वर्ड, लैटिन होगा, ठीक ना। सेल वर्ड जो है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना हुआ है, कोशिका एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, यानी कि सेल वर्ड इज मेड अप ऑफ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स इज। सिंपल सा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कोशिका एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है,
तो बना तो हुआ है पर उसका अर्थ क्या निकलता है, तो आप लोग बता दो बच्चा। जो कोशिका है वो सेल्यूला, कोशिका जो है, जो देखे हो आप लोग सेल वर्ड जो है, ये सेल वर्ड इस सेल्यूला वर्ड से बना हुआ है। सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है, इसी लैटिन वर्ड से सेल का निर्माण हुआ है। और इस सेल्यूला का मतलब होता है बच्चा स्मॉल, ठीक ना। इस सेल्यूला का वर्ड होता है स्मॉल रूम, इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, ठीक ना। इसका क्या मीनिंग होता है, स्मॉल रूम, ठीक ना, यानी कि छोटा कमरा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न को, ठीक ना। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है कि जो सेल वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेल्यूला से बना हुआ है, और सेल्यूला का मतलब होता है छोटा कमरा यानी कि लिटिल रूम, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने की। जो बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुना होंगे या सुने होंगे वो इस प्रश्न को एक झट से उड़ा देंगे, ठीक ना। सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर जो है बच्चा वो क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बच्चा क्या हो सकता है, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है हुक, रॉबर्ट हुक है, सेकंड ऑप्शन लियोन हॉक है, और थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन है, और फोर्थ ऑप्शन रुडोल्फ विर्चो है। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि जीवित कोशिका के बारे में पूछ रहा है। तो जीवित कोशिका के मैंने पीछे क्या बताया है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था, कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था, पर जीवित कोशिका को किसने देखा था, लियोन हॉक ने देखा था। कहाँ देखा था, लियोन हॉक ने देखा था, ठीक ना, लियोन हॉक ने देखा था, लियोन हॉक ने। स्पेलिंग पर मत जाना, कहीं आपको HOE के लिखा होगा, कहीं पर HOOKE लिखा होगा, ठीक ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ठीक ना। आप लोगों को बस याद रखना है कि लियोन हॉक साहब ने ही किसको खोजा था, जीवित कोशिका के खोजा था, ठीक ना। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया, या वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया, या बेंथन या हुकर के द्वारा दिया गया, या नॉन, किसके द्वारा दिया गया। आप सभी सब कमेंट में उत्तर दीजिए किसके द्वारा दिया गया। सभी बच्चे जो हैं वो कमेंट में उत्तर देंगे, सभी बच्चे जो हैं वो कमेंट में उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा स्लाइडन, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, स्लाइडन एंड स्वान ने ही क्या किया था, इस थ्योरी को दिया गया था। स्लाइडन एंड स्वान ने ही इस थ्योरी को दिया था। किसने दिया था बच्चा, स्लाइडन एंड स्वान ने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल प्रोटोप्लाज्म, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। कोशिका में आप लोगों को पता है कोशिका में न्यूक्लियस होता है और प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक ना। प्रोटोप्लाज्म को ही एक समूह रूप से, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म आता है प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का खोज किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा इन्होंने दिया। तो डुजार्डिन है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक ना, सवान है, थर्ड ऑप्शन पुरकिंजे है, और चौथा ऑप्शन बेंडा है। तो इसका क्या राइट उत्तर हो जाएगा, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, पुरकिंजे द्वारा ही दिया गया, ठीक ना। आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा, सभी बच्चे देंगे, ठीक ना, कमेंट में उत्तर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में मुझे स्कोर भी बताएंगे कि मुझे मेरे 20 में से 10 आए या 12 आए या 18 या 20 में से 20 आए। क्योंकि जो पुराने कोर्सेज वाले बच्चे हैं उनके तो 20 में से 20 ही आने चाहिए। जो पुराने कोर्सेज वाले बच्चे हैं बच्चा, उनके तो 20 में से 20 ही नंबर आने चाहिए, ठीक ना, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो प्रैक्टिस है बच्चा बहुत ही अलग लेवल पे हो रही है, ठीक ना, बहुत ही अलग लेवल पे। इसको निश्चिंत रहिए, माइंड फ्री रखिए और इसको करते चलिए, ठीक ना। पेपर के एक दिन पहले आप लोगों को ये अनुभव होगा कि आहा मज़ा आ गया, सच में कहिएगा कि सर बहुत पढ़ लिया है, बहुत, ठीक ना, बहुत पढ़ लिया। अब हम पूरे कॉन्फिडेंट है, पेपर को फोड़ेंगे जाकर। अब तो पेपर को आने दो, ठीक ना, पेपर को बस आने दो। हाँ, अगला प्रश्न सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, हु सेड दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल, किसने कहा, हु सेड दैट
सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने कहा कि कोशिका का विभाजन पुराने स्थित कोशिका से होता है? किसने कहा कोशिका का विभाजन, किसने कहा कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका का जो डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, वो पुराने कोशिका से ही होता है? किसने कहा है? किसने कहा है बच्चा, किसने कहा है? आप लोगों को पता है किसने कहा है? सभी बच्चे जो हैं जिनको पता है वो क्या करेंगे, आंसर देंगे। जिनको भी पता है वो आंसर देंगे, जिनको भी पता है वो आंसर देंगे, ठीक ना। जिनको भी पता है कि पुराने कोशिकाओं का जो है डिवीज़न है वो पुराने कोशिकाओं से होता है, किन्होंने किया है, किन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है, सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न को मैंने आप लोगों को बता रखा है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे आपने तो बताया ही नहीं है, मुझे तो आपने बताया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी, अल्टमैन द्वारा ये बताया गया था। किसके द्वारा? अल्टमैन द्वारा ये बताया गया था कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उससे नए कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि जो पुराने कोशिकाएं होती हैं उनसे ही डिवीज़न होता है, उनमें ही विभाजन होता है और नई कोशिका का जन्म होता है, ठीक ना। तो अल्टमैन आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक ना, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है कि हु सेड ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा है? ऑप्शन ए बैंडा है, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चाउ है, ऑप्शन सी अल्टमैन है, ऑप्शन डी प्रुकिंजे है। किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रा दीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं पता है वो बच्चा आंसर को ढूंढेगा और लिखेगा कमेंट में कि सर, और ये भी दिखेगा सर मैंने ये प्रश्न का उत्तर जो मुझे नहीं पता था मैंने ढूंढ कर दिया है, ठीक ना। मुझे खुशी हो कि बच्चा जो है वो फॉलो कर रहा है बच्चा, ठीक ना, और सही डायरेक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रश्न जो है HW में दे दिया है मैंने आप लोगों को, तो करिएगा ज़रा, ठीक ना, करिएगा। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। कोशिका की सबसे बड़ी सीमा, नहीं बाहरी सीमा, बाहरी सीमा होगा बचा यहाँ पर। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए, क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोगों को दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है नन। तो आप लोग बताइए कि जो कोशिका होता है उसका आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो क्या है और उसका नाम क्या है? तो आप लोगों को बता दो बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना, यानी कि कोशिका कह रहा हूँ, प्लाज्मा झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? बाह्य आवरण यानी कि बाहरी जो आवरण होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि वही प्रकार है कि बाहरी जो झिल्ली होती है, किसी प्रकार की कोई संरचना होगी ना बाहर से घिरी हुई, उस संरचना को क्या कहा जाता है, ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन कहेंगे या सेल वॉल कहेंगे या साइटोप्लाज्म कहेंगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सभी बच्चे उत्तर देंगे, क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक ना, सेल मेम्ब्रेन इसका जो है वो सही उत्तर होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, ठीक ना। पादप कोशिका जो होती है, प्लांट जो सेल होता है उसके बाहरी संरचना को क्या कहा जाता है, यानी कि बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है सेल वॉल, थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? पादप कोशिका जो होता है उसके बाहरी आवरण को क्या कहेंगे? सभी बच्चे बताएंगे। पादप कोशिका, ये अगर मान लो पादप कोशिका है, ये न्यूक्लियस है, ठीक ना, केंद्रक है, तो इसकी जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहा जाएगा?
पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या 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 कहा जाता है? तो आप लोगों को बता दो बच्चा, पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसको सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है, ठीक ना, यानी कि कोशिका भित्ति इसे कहा जाता है। पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है बच्चा उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक ना, ठीक है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये जो कोशिका, ये बार बार ये प्रश्न बनाया जाता है एग्जाम्स में कि जो सेल वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है कहाँ नहीं। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। कोशिका भित्ति प्रश्न एग्जाम्स में ये बनाया जाता है कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दे देंगे प्लांट में होता है, ऑप्शन दे देंगे कि एनिमल्स में होता है, ऑप्शन दे देंगे और कुछ, ऑप्शन दे देंगे नन, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होता है, वो जनरली प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में, ठीक ना। कोशिका सेल, कोशिका वॉल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। ऑप्शन जो है ये है 13 प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल। ए एनिमल होगा, यहाँ पर एनिमल कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर अनाल नहीं होगा, ठीक ना, एनिमल हो जाएगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि इनमें से कौन सा पादप कोशिका में होता है, प्लांट सेल में होता है पर जंतु कोशिका में नहीं होता है। इनमें से कौन सा है चारों में से जो कहाँ होता है? पादप कोशिका में तो होता है पर प्लांट सेल में नहीं होता है। तो आप लोगों को बता दूं, पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन ही जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कि पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो सेल वॉल होता है बच्चा वो प्लांट सेल में पाया जाता है पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये उत्तर हमारा, इसके अकॉर्डिंग ये उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही बात को पूछा है कि कौन सा ऐसा पादप है, सॉरी, इनमें से कौन सा पादप कोशिका में होता है, यानी कि पादप प्लांट सेल में होता है पर एनिमल सेल में नहीं होता है। तो आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप लोगों को बताना है सबस्टांस विच मेक्स अप द मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बच्चा? जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए वाटर है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी लिपिड है, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक ना। सभी बच्चे बताएंगे कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ठीक ना। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सभी बच्चे जो है उसका उत्तर देंगे, कमेंट में उत्तर देंगे। तो सबसे ज़्यादा बच्चा जल पाया जाता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक ना। जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रोकार्योटिक सेल है, प्रोकार्योटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकार्योटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकार्योटिक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है हिंदी में, आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखते हैं प्रोकार्योटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पर जो भी बच्चे लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वो नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या होता है? कह रहा है प्रोकार्योटिक कोशिका में क्या होता है? उपस्थित रहता है। तो क्या उपस्थित रहता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उपस्थित रहता है, यानी कि संगठित नाभिक उपस्थित रहता है, या राइबोसोम उपस्थित रहता है, या माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, या लाइसोसोम उपस्थित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा। प्रोकार्योटिक कोशिका में बच्चा ये राइबोसोम जो है ये उपस्थित रहता है। क्या होता है? राइबोसोम ही उपस्थित रहता है, ठीक ना। ये होता है, ये संगठित नाभिक उपस्थित नहीं रहता है। क्या आता है? संगठित नाभिक जो है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस उपस्थित नहीं रहता है, ये ट्रू न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। प्रोकार्योटिक में क्या आता है? ट्रू न्यूक्लियस जो है बच्चा वो उपस्थित होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड इन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ नेक्ड रहता है, ठीक ना। यानी कि निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है? इन चारों में से किसमें जो आनुवंशिक पदार्थ, समझते हो ना, जेनेटिक आनुवंशिक जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है उसी को आनुवंशिक कहा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें जो है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। इनमें से किसमें जो है नग्न अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए एनिमल सेल है,
ऑप्शन बी प्लांट सेल है, ऑप्शन सी जो है बच्चा वो है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जो है कमेंट में उत्तर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा बैक्टीरिया, ठीक ना। बैक्टीरिया में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक ना, प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा है, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया है, ऑप्शन डी अमीबा है। तो क्या होगा, इनमें से कौन सा है बच्चा जो प्रोकार्योटिक सेल का क्या है क्या है एग्जाम्पल नहीं है, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, बैक्टीरिया जो है प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक ना, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकार्योटिक का एग्जाम्पल होता है। एक और होता है यहाँ पर प्रोकार्योटिक का एग्जाम्पल, ठीक ना, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक ना, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, वो भी प्रोकार्योटिक सेल का क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो बच्चा अमीबा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक ना। अमीबा हो गया, अगर मैं कहूँ प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक ना, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब है कि यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक ना, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक ना। अमीबा हो गया, ठीक ना, आप लोग और कह सकते हो पैरीमीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब कैसे होते हैं, ठीक ना, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकार्योटिक नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, प्रोटिस्ट में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है, ऑल ऑफ दिस में पाई जाती है। तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आप लोगों का डी, ऑल ऑफ दिस। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है बच्चा वो प्रोटिस्ट में पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, यानी कि केवल पादप कोशिका में ही, देखो बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के एक ही बात रिपीट नहीं कह सकते हैं, यानी कि कान पकड़ा इधर से भी और इधर से भी, यानी कि घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है प्लांट सेल में पाया जाता है पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो क्या होगा, ठीक ना, प्लांट सेल में पाया जाता है पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो बच्चा मैं आप लोगों को बता दूं, देखो हाँ एक और बता दूं, प्लांट सेल में बच्चा ये सेल वॉल पाया जाता है, जैसा आप लोगों को बताता हूँ, एनिमल सेल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड भी पाया जाता है पर एनिमल सेल में प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल ही पाया जाता है, ठीक ना। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल ही पाया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, प्लास्टिड जो होता है वो भी प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट भी है, ये भी प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। आप लोगों को ये दो ऑप्शंस भी याद करना है, ये दो चीज़ें भी याद रखना है, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो सिर्फ आपको सेल वॉल पे ही नहीं बल्कि ये दोनों जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है बी और सी, इस पर भी प्रश्न आप लोगों को बना सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, डैट इज ऑप्शन इन एनिमल सेल। एनिमल्स क्या कह रहा है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है, तो आप लोग अभी पढ़ कर आए हो, अभी आप लोग पढ़ कर आए हो कि प्लास्टिड्स जो होता है बच्चा ये प्लांट सेल में होता है। ऊपर आप लोग अभी मैंने बताया कि प्लास्टिड्स जो होता है वो कहाँ होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को क्या करिएगा, वीडियोस को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैरामेडिकल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचाना है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अच्छा कर सके पेपर्स में, ठीक ना। और सब्सक्राइब कर लेना है। और बच्चा जो पुराने बच्चे हैं वो बताइएगा, और जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं वो बताइएगा आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, ठीक ना। और जो भी चीज़ें पर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जो बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, मुझसे कोई क्वेश्चंस करना है पीडीएफ्स के फॉर्म में या किसी चैप्टर्स के फॉर्म में, या क्या सिलेबस है क्या नहीं है, पेपर कब होगा, किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे चलाते हैं वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। KR Saurabh 00111 मेरी इंस्टा की आईडी है, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं।
ठीक ना। यहाँ पर आप लोग मैसेज करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, एंड सभी को बच्चे जय हिंद।